स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। आज हम लोग तराइन के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तराइन के युद्ध भारतीय इतिहास में काफ़ी निर्णायक थे। यदि हम देखें तो भारतीय इतिहास में 8वीं शताब्दी यानी हर्ष की मृत्यु के बाद 8वीं शताब्दी और यह कहिए कि 9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का जो समय है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। कारण इस टाइम में 9वीं शताब्दी से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक राजपूतों का प्रभाव रहा। काफ़ी बड़े क्षेत्र के ऊपर, भारत में एक बहुत बड़े भूभाग के ऊपर राजपूतों का आधिपत्य रहा। इस समय जागीरदारी प्रथा थी और एक एक जागीरदार के पास लगभग 84 गांव थे। यदि राजनीतिक एकता की बात करें तो इस समय थोड़ा सा राजनीतिक एकता का अभाव नजर आता है। छोटे छोटे राज्य थे, परस्पर विवाद की स्थिति भी थी और इसका लाभ विदेशी आक्रांताओं ने उठाया। इस समय भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण हुए। इन आक्रमणों में गजनवी के आक्रमण और गौरी के आक्रमण प्रमुख है। तराइन के जो युद्ध हुए थे वो अजमेर के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान और गजनी के शासक मोहम्मद गौरी के मध्य हुए थे। तराइन के दो युद्ध हुए, एक 1191 में हुआ और दूसरा 1192 में हुआ। 1192 का जो तराइन का युद्ध था बड़ा निर्णायक साबित हुआ। आखिर इन युद्धों के क्या कारण थे? मोहम्मद गजनवी के आक्रमण हुए, गजनवी के आक्रमणों के बाद गौरी के हुए। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग कहते हैं 17 बार आक्रमण, गौरी ने 17 बार आक्रमण नहीं किए, गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे, गौरी ने कम बार आक्रमण किए। तो गौरी भी गजनी का शासक था और वो एक बड़ी सेना लेकर के और भारत पर कई राज्यों पर उसने आक्रमण किया। उन्हीं के कारण, उन आक्रमणों के कारण तराइन के युद्ध की स्थिति निर्मित हुई, क्योंकि गौरी की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। एक एक राज्यों को वो जीतता जा रहा था और ये अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के लिए खतरा था। ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य युद्ध हुआ। तो पहले हम देखें कि ये तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ या द्वितीय हुआ, दोनों के लगभग कारण तो एक समान ही थे। उसके क्या कारण थे? इसका अगर देखें तो पहला कारण है साम्राज्य विस्तार। मोहम्मद गौरी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, फैलाना चाहता था। वह गजनी तक सीमित ना होकर के भारत के एक बड़े भूभाग के ऊपर अपना अधिकार करना चाहता था, जो कि संघर्ष का कारण बना। दूसरा कारण इस्लाम का प्रसार। क्यों आक्रमण किया गौरी ने? क्योंकि वो भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था, मूर्ति पूजकों को दंड देना चाहता था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया। तीसरा कारण धन संपत्ति की लालसा। ये उस समय सभी जानते हैं कि भारत में धन दौलत पर्याप्त थी। मंदिरों के पास बहुत पैसा था, राजाओं के पास अतुल धन संपत्ति थी, तो उसको प्राप्त करने की लालसा भी उसके आक्रमण का कारण बनी और यही युद्ध का कारण भी बनी। गौरव प्राप्त करने की लालसा हर शासक की इच्छा होती है, वो गौरव प्राप्त करना चाहता है। गौरी ने भी इसीलिए आक्रमण किए भारत में कि वो गौरव प्राप्त करना चाहता था। एक और इसका कारण बना, यद्यपि ये द्वितीय तराइन के युद्ध का कारण ज्यादा था, वो था जयचंद का आमंत्रण। जयचंद कन्नौज का शासक था और पृथ्वीराज चौहान से उसकी शत्रुता थी। यहां यह भी जान लें कि किस बात को लेकर के शत्रुता थी। जयचंद की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान का प्रेम था। यह जयचंद को स्वीकार नहीं था और उसने
पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए जो राजसूय यज्ञ किया था उसमें पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया, ताकि सिर्फ नीचा दिखाने के लिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंचे और संयोगिता को वहां से उठाकर ले गए और उनका विवाह हो गया। इस बात से जयचंद बहुत अधिक नाराज था और वो उसे मालूम था कि अकेला तो पृथ्वीराज चौहान से जीतना संभव नहीं है, तो उसने गौरी को आमंत्रण भेजा और ये कहा कि अगर युद्ध होता है तो पृथ्वीराज के खिलाफ वो उसकी सहायता करेगा और कुछ राज भी बताए। तो इस तरह से इस तरह के आमंत्रण ने गौरी के हौसले को और अधिक बढ़ा दिया। तो 1191 युद्ध लगातार आक्रमण करता जा रहा था। उसने भारत के बहुत सारे भूभाग को जीत लिया था। वो गुजरात, पंजाब को जीतता हुआ भटिंडा तक आ पहुंचा। ये पृथ्वीराज चौहान के लिए खतरा था। उसको रोकने के लिए एक बड़ी सेना लेकर के, लगभग 1 लाख सैनिक थे, बड़ी सेना लेकर के वो तराइन की ओर चल दिए। साथ में उनका भाई गोविंद राय, जिसको खांडे राय भी कहते हैं, वो भी साथ में हो लिए। इस तरह से 1 लाख सैनिक लेकर के 1191 में तराइन के मैदान में पहुंच गए। उधर गौरी की सेना में भी इतने ही सैनिक थे। दोनों के बीच 13 नवंबर 1191 को एक भीषण युद्ध हुआ। इसमें राजपूत सेना शुरू से ही भारी पड़ी। तुर्क सेना के पांव उखड़ गए, सेना तितर बितर होने लगी। इसी समय गौरी ने खांडे राय, गोविंदराज पर तीव्र प्रहार किया, जिससे उनके सामने के 2 दांत टूट गए। इससे गोविंदराज के गुस्सा आसमान पर पहुंच गया, अत्यधिक क्रोधित हो गए और बिजली की तरह वो मोहम्मद गौरी पर टूट पड़े और उसको युद्ध में बुरी तरह से उसकी पिटाई की, मार मार करके उसको अधमरा कर दिया। और एक स्थिति ऐसी निर्मित हुई कि वो घोड़े से गिरने ही वाला था कि एक सरदार, खिलजी सरदार, उसको लेकर के युद्ध भूमि से भाग गया और इसी के साथ सेना तितर बितर हो गई तुर्क, और सारे भाग भी गए। अब इस संबंध में कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में गिरफ्तार करने के बाद दरबार में लाया गया। कुछ दरबारियों ने कहा कि इसको दंड दिया जाए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसको मुक्त कर दिया। ये भी कहानी है, लेकिन वास्तविकता ज़्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि वो युद्ध से भाग गया था, सेना भी भाग गई थी। राजपूत सैनिकों का नियम था, वो भागती हुई सेना पर प्रहार नहीं करते थे और ये इस तरह से उसको नहीं पकड़ना, सेना पर, भागती हुई सेना पर प्रहार ना करना पृथ्वीराज के लिए आगे चल करके घातक साबित हुआ। इस तरह से तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई, मोहम्मद गौरी की हार हुई। वो यहाँ से भारत से भाग गया और पृथ्वीराज चौहान की सैनिक धाक जम गई। लेकिन इससे राजपूतों में निश्चिंतता आ गई, आराम की स्थिति में आ गए। उनको ऐसा लगने लगा कि अब कोई आक्रमण होगा ही नहीं। यहां से लौटने के बाद गौरी अपमान की आग में जलने लगा और दुगनी तैयारी उसने आरंभ कर दी। 1 वर्ष तक उसने जबरदस्त तैयारी की और पुनः 1192 में एक बड़ी सेना लेकर के, जिसमें कई घुड़सवार थे, अच्छे तीरंदाज थे, लेकर के और वो तराइन के मैदान में पुनः आ डटा। इधर पृथ्वीराज चौहान भी अपने लगभग 3 लाख सैनिकों को लेकर के तराइन के मैदान में आ डटे। शुरू में युद्ध की बजाय पृथ्वीराज चौहान ने एक दूत भेजा कि गौरी वापस अपने देश को लौट जाए। यदि नहीं लौटता है तो उसको बहुत खराब परिणाम भुगतने पड़े। पृथ्वीराज की सैनिक शक्ति को देख करके गौरी कुछ घबरा गया और इस बार उसने आमने सामने से युद्ध करने की बजाय छल की नीति से काम लिया। उसने पृथ्वीराज चौहान को यह संदेशा भेजा
कि वो गजनी से अपने भाई के आदेश पर यहाँ युद्ध करने के लिए आया है, तो संदेश भेज करके भाई से ही अनुमति लेना पड़ेगी लौटने की, तब तक दोनों शिविरों में सेनाएं आराम की स्थिति में रहे। इस तरह का छलावा किया। राजपूत सैनिक आराम की मुद्रा में आ गए। वो समझते थे कि वो सामने जिस तरह के युद्ध के नियमों का पालन करता है, राजपूत करते हैं, उस तरह के तुर्क आक्रांता भी पालन करेंगे। लेकिन तुर्क आक्रांताओं के लिए कोई नियम नहीं थे, उनके लिए केवल जीत ही प्रमुख थे। वो युद्ध को धर्म युद्ध मानते थे और वो ये मान करके चलते थे कि युद्ध में जीतना है, कैसे भी जीतना हो। तो उसने छल की नीति अपनाई और क्या किया कि शिविर के सामने सैनिकों को जमा दिया अग्रिम पंक्ति में। 15,000 सैनिकों को सुरक्षित रख लिया और सैनिकों की टुकड़ियां बांट करके और रात में चारों तरफ से पृथ्वीराज की सेना को घेर लिया। सामने कुछ आग वगैरह ऐसी जला करके रखी जिससे ऐसा लगे कि सैनिक आराम कर रहे हैं, और चारों तरफ से घेर लिया। 1192 में, किस दिन? 24 मार्च 1192 के दिन, जब राजपूत लगभग सुबह हुई नहीं थी, भोर का समय था, सुबह होने वाली थी, और राजपूत सैनिक अपने दैनिक नित्य कर्मों में लगे हुए थे। बिल्कुल ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि उनके ऊपर आक्रमण हो सकता है। चारों तरफ से तुर्क सेना ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। ऐसी स्थिति में जबकि वो हथियार विहीन थे, युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, पूरी सेना तितर बितर होने लगी, हड़बड़ाहट मच गई। लेकिन इसके बावजूद राजपूत सैनिकों ने जबरदस्त युद्ध किया। स्वयं पृथ्वीराज चौहान हाथी पर बैठ करके उन्होंने युद्ध किया। लेकिन ऐसी स्थिति में तीरों की जो बौछार हुई, उससे हाथियों को जब वो तीर लगे तो वो अपनी सेना को रौंदने लगे। थोड़ी देर में सैनिकों ने, जो तुर्क सैनिक थे, उन्होंने कुछ भागने का नाटक किया और उनके पीछे जाते हुए राजपूतों को पुनः जो 15,000 सैनिक थे उन्होंने पीछे से घेर लिया। इस प्रकार से चारों तरफ से घेर करके और लगभग 1 लाख राजपूत सैनिक इसमें मारे गए। अकेले पृथ्वीराज की सेना नहीं थी, इसमें लगभग 150 राजपूत सरदारों की सेनाएं भी लड़ रही थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंदराज भी वीरगति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज चौहान भी घायल हुए और उनको पकड़ करके उनका भी वध कर दिया गया। अब इस संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्हें युद्ध भूमि में ही पकड़ करके उनका वध कर दिया गया। कुछ ये कहते हैं कि नहीं, वो उनको गिरफ्तार करके गजनी ले जाया गया और फिर वहां पर वध कर दिया गया। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि गजनी ले जाया गया, लेकिन आगे चल करके दोनों के बीच में संधि हो गई और फिर कुछ समय तक पृथ्वीराज ने राज किया। एक चंद्रबरदाई भी हैं जो पृथ्वीराज के राजकवि थे और उनका पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है। उस पृथ्वीराज रासो से पता लगता है कि गिरफ्तार करके ले गए पृथ्वीराज चौहान को। बाद में चंद्रबरदाई भी वहां पहुंचा और उन्होंने गौरी से कहा कि पृथ्वीराज चौहान की तीरंदाजी का प्रदर्शन करने का अनुमति दे। तब गौरी एक ऊंचे स्थान पर बैठ गया और उन्होंने कविता के माध्यम से मतलब आंख पे पट्टी बांध दी गई थी पृथ्वीराज चौहान पे और उनको तीर चलाना था, शब्द भेदी बाण। तो उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से चंद्रबरदाई ने गौरी की स्थिति को बताया और उन्होंने तीर चला के गौरी का काम तमाम कर दिया। लेकिन ये इतिहासकार इसको नहीं मानते क्योंकि बहुत आगे जाकर के गौरी की मृत्यु हुई थी। कुछ भी हो, लेकिन इसमें पृथ्वीराज वीरगति को प्राप्त हुए और अजमेर के अतिरिक्त बहुत बड़े भूभाग के ऊपर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया। ये हार राजपूतों के लिए और संपूर्ण भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इससे हिंदुओं का दिल्ली पर जो राज करने का सपना था वो एक लंबे समय के लिए समाप्त हो गया। पृथ्वीराज चौहान केवल अजमेर के शासक नहीं थे, बल्कि उत्तर भारत के प्रवेश द्वार के रक्षक थे।
उनकी वीरगति को प्राप्त होते ही वो रक्षा कवच टूट गया। और आगे भी देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके प्रतिनिधि के रूप में, गौरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत के एक बड़े भूभाग पर राज किया और गुलाम वंश की स्थापना की। इसमें जयचंद ने गद्दारी की और राजपूतों का साथ ना दे करके गौरी का साथ दिया। आगे चल करके उसको इसका इनाम भी मिला। 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया। उसका कुतुबुद्दीन का एक तीर लगा युद्ध के दौरान, वो मारा गया और उसका राज भी तुर्कों के आधिपत्य में चला गया। इस प्रकार से भारत के इतिहास में तराइन का द्वितीय युद्ध काफ़ी निर्णायक साबित हुआ और इससे पूरी तरह से भारत पर विदेशियों का राज कायम हो गया, क्योंकि इसी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत शुरू हुई और गुलाम वंश की स्थापना की और आगे दूसरे खिलजी, तुगलक वंश इस तरह से राज करते रहे। यद्यपि अजमेर को कुछ समय बाद राजपूतों ने छीन लिया, लेकिन पुनः कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनसे छीन लिया। तो इस प्रकार से ये जो तराइन के दो युद्ध हैं, 1100 पहला कब हुआ 1191 और दूसरा 1192 में, ये बड़े निर्णायक साबित हुए। आशा है आपको आज के इस वीडियो से तराइन युद्धों की जानकारी प्राप्त हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।